1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेबर डे के रूप में। मई दिवस भी इसको कहते हैं। इसकी शुरुआत यूएसए से मानी जाती है 1 मई 1886 से। इसका आरंभ माना जाता है जब मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था अमेरिका में 8 घंटे कार्य का समय निश्चित करने के लिए, क्योंकि इसके पहले 15-20 घंटे कुछ निश्चित नहीं रहता था, जितना हो सके उतना काम करवा लिया जाता था उसी जो पेमेंट थे उसी में। तो मजदूरों ने आंदोलन किया, हड़ताल किया। इसमें एक घटना घटित हुई, शिकागो में स्थित हे मार्केट में एक बम धमाका होता है, जिसके बाद पुलिस मजदूरों पर फायर कर देती है, जिससे कई मजदूर की डेथ हो जाती है। जिसके बाद दबाव बनता है और सरकार 8 घंटे कार्य समय निश्चित कर देती है। इसके साथ ही विभिन्न देशों में, यूरोपीय देशों में खास करके आंदोलन आरंभ होता है। बाद में ये आंदोलन पूरे विश्व में व्याप्त हो जाता है। अंततः 8 घंटे लगभग हर जगह सार्वभौमिक रूप से, खासकर जो लोकतांत्रिक देश हैं उन्होंने बहुत जल्दी इस चीज़ को अपना लिया था। भारत में इसकी शुरुआत 1 मई 1923 को मानी जाती है। किसकी शुरुआत? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की, जब मद्रास में लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान ने इसको मनाने की शुरुआत की थी। भारत में मजदूर आंदोलनों की जो शुरुआत हुई वो मार्क्सवादी विचारधारा के दलों के द्वारा मानी जाती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को के द्वारा 1991 में इसकी घोषणा की गई थी। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 1993 को इस दिवस को मनाने की स्वीकृति दी। 1994 को पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अगर प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत यह आता है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद 19, जो कि संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 का था, उसका अनुच्छेद 19 में इस अवधारणा को हम पाते हैं। वहीं विंडहोक घोषणा में डायरेक्टली प्रेस की स्वतंत्रता की बात की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के क में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत भी हम प्रेस की स्वतंत्रता को पाते हैं। इस बार की जो थीम है प्रेस फ्रीडम डे की, वो है अ प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इन द फेज ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस। केरल के कोच्चि शहर में 46वां अंटार्कटिक सलाहकार संधि बैठक, ठीक, और 26वां पर्यावरण संरक्षण समिति बैठक आयोजित होगी। कहाँ पर? केरल के कोच्चि शहर में। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसके जो परिणाम होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि असम की वन जीव विज्ञानी हैं, हरगिला, जिसको ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क कहते हैं, यह लुप्तप्राय प्रजाति है, इसके संरक्षण प्रयासों के लिए ग्रीन ऑस्कर कहे जाने वाले विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह यूके का वन जीव चैरिटी पुरस्कार है, जिसको ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी जाती है। कोविशील्ड एस्ट्रोजेनिका कंपनी ने इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लैब में बनाया था। अभी हाल ही में कोविशील्ड काफ़ी चर्चा में रहा। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे इसको लेकर के, बाकी चर्चा आप लोग जानते हो इसके बारे में। कोवैक्सीन को भारत बायोटेक ने बनाया था, भारत में बनी थी। स्पुतनिक 5 का भी निर्माण भारत में किया गया था। ये रूस के गैमालेया नामक संस्थान के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। मॉडर्ना, ये पूर्णतः विदेशी, पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय अगर हम कहें इस वैक्सीन को, तो इसी को कह सकते हैं, क्योंकि इसी का निर्माण भारत में नहीं हुआ था। इसका जो निर्माण हुआ था मॉडर्ना कंपनी के द्वारा यूएसए में किया गया। फूजियान चीन का उन्नत विमान वाहक पोत है, एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर है। हाल ही में इसका सी ट्रायल चाइना ने आरंभ किया है, इसलिए चर्चा में आया है। IQ एयर, देखिए, ये विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी करता है, एक ईयरली जारी करता है, एक मंथ वाइज ये अपडेट करता रहता है। तो अभी हाल ही में जो जारी किया है रिपोर्ट, इसके अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित जो शहर है विश्व का, वह है नेपाल की राजधानी काठमांडू। दूसरे स्थान पे नई दिल्ली है, तीसरे पे चियांग मई थाईलैंड का, चौथे पे हनोई वियतनाम की राजधानी, पाँचवें स्थान पे थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। हमजा यूसुफ, जो कि पाकिस्तानी मूल के थे, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम
फर्स्ट मिनिस्टर थे, इन्होंने इस्तीफा हाल ही में दे दिया है। आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता थे, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। किसे? आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। स्मार्ट, ये क्या है? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। भारत की जो पनडुब्बी रोधी क्षमता है उसको और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसका निर्माण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित एक अगली पीढ़ी की हल्की टॉर्पीडो डिलीवरी प्रणाली है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से इसका सफल परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा किया गया। चांग-ई 6 चीन का नया चंद्र मिशन है, इसको कल भेजा गया, अभी हम आगे इसी में चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का IQ-Q लूनर मिशन भी इसमें शामिल है। पुणे महाराष्ट्र का शहर है। भारतीय सेना के द्वारा भारत का पहला कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, संविधान पार्क यहाँ पर खोला जाएगा पुनीत बालन समूह के सहयोग से। रेड कोलोबस संरक्षण कार्य योजना, रेड कोलोबस या लाल कोलोबस बंदर जिसको कहते हैं, ये बंदर की प्रजाति है, ध्यान रखिएगा, लाल कोलोबस। ये जो कार्य योजना है किसकी एक पहल है? तो IUCN की पहल है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। ये एक स्वायत्त निकाय है। इसका जो मुख्यालय है ग्लैंड में है, स्विट्जरलैंड में। पहले जब शुरुआत में 1948 में ओपन हुआ था, स्थापित हुआ था, तब इसका मुख्यालय फ्रांस में हुआ करता था। तो रेड कोलोबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान IUCN की एक पहल है। रेड कोलोबस को अफ्रीका के जंगलों की कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? अफ्रीका के जंगलों से रेड कोलोबस संरक्षण के द्वारा वहां इस प्रजाति की सुरक्षा के माध्यम से जंगलों या पारितंत्र की रक्षा करना। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। कल हमने ये आपको डिस्कस किया था कीस्टोन प्रजाति के बारे में। आप 100 उदाहरण, मतलब उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताइएगा कि कौन कौन किस पारिस्थितिकी तंत्र का कीस्टोन प्रजाति माना जाएगा। राजा रवि वर्मा जो कि भारतीय चित्रकार या कलाकार थे, 1848 में जन्म हुआ था। केरल में इनका 1906 में मृत्यु हुई थी। यूरोपीय कला को इन्होंने भारतीय प्रतिमा विज्ञान से जोड़ा था। यूरोपियन एकेडमिक आर्ट को इन्होंने इंडियन आइकोनोग्राफी से जोड़ा था, इसलिए इनको भारत का आधुनिक चित्रकार की संज्ञा दी जाती है। 176वीं जयंती पर इनकी पेंटिंग इंदुलेखा, जो कि विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है इंदुलेखा, इसमें अपने प्रेमी का जो पत्र है वो पढ़ते हुए, वो हाथ में पकड़े हुए नजर आती है। इसकी पहली सच्ची प्रति, पहली ट्रू कॉपी का अनावरण इनके 176वीं जयंती के अवसर पर किया गया। कहाँ पर किया गया? जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, केरल के किलीमनूर पैलेस में किया गया। अन्य जो चित्र हैं राजा रवि वर्मा के जो विश्व प्रसिद्ध हुए हैं, शकुंतला, वुमेन होल्डिंग अ फ्रूट, हमसा दमयंती आदि। हंगोर या हैंगर पाकिस्तान की पनडुब्बी है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया। पहली है इस श्रेणी की पनडुब्बी जिसका अनावरण पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान यह दावा करता है कि भारत की कलावेरी श्रेणी की पनडुब्बी के समकक्ष इसको डिजाइन किया गया है। कलावेरी श्रेणी जो है या INS कलावेरी, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत इसको विकसित किया गया है। फ्रांस के सहयोग से मझगांव डाक से बिल्डर्स के द्वारा इस तरह की 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया गया है। कौन कौन सी हैं? INS कलावेरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागसीर। इरेडा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना 1987 में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में की गई थी। क्यों की गई थी? वित्त पोषण करने के लिए नवीकरणीय परियोजनाओं को। हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग जो कि वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके द्वारा नवरत्न कंपनी का दर्जा इसको दिया गया।
हेडक्वार्टर इसका इरेडा का नई दिल्ली में है। यह नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा 2002 से ही प्रकाशित की जाने वाली जो रिपोर्ट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट या विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 जारी किया गया। 180 देशों के लिए इस रिपोर्ट में शीर्ष जो 5 देश हैं जहां पे प्रेस को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है वे हैं नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड और फिनलैंड। भारत इस सूचकांक में 159वें पायदान पे है। पिछले वर्ष अर्थात 2023 में भारत इस सूची में 161वें स्थान पे था। सबसे निचले पायदान पे इरिट्रिया है, इसके बाद सीरिया है और उसके बाद अफगानिस्तान है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति देखें तो भारत से अच्छी स्थिति में जो देश हैं, पाकिस्तान 152वें स्थान पे, श्रीलंका 150वें स्थान पे, भूटान 147वें स्थान पे, नेपाल तो बहुत अच्छी स्थिति में है 74वें स्थान पे, मालदीव 101वें स्थान पे। वहीं भारत से खराब स्थिति जिन देशों की है वे हैं बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। बांग्लादेश 165वें स्थान पे है, म्यांमार 171वें स्थान पे है, चीन 172वें स्थान पे है इस सूची में। भविष्य पोर्टल ये क्या है, किस विभाग ने जारी किया है? तो पेंशन विभाग के द्वारा जारी यह पोर्टल है। सरकारी सेवानिवृत्त गवर्नमेंट रिटायर्ड लोगों के लिए इसको जारी किया गया है। न्यूयॉर्क में एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं नेतृत्व करें, इस शीर्षक पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। लोकलाइजिंग ऑफ एसडीजी, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। ये इस थीम पर कहाँ पर आयोजित हुआ कार्यक्रम? न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ। एक प्रमुख कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसको आयोजित किया गया। इसका आयोजन भारत के स्थायी मिशन, जो मिशन है परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया इन यूएन, पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार और यूएनएफपीए यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये आयोजन किया गया। लोकलाइजिंग ऑफ एसडीजी, वुमेन इन लोकल गवर्नेंस इन इंडिया लीड द वे। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या एवं विकास आयोग सीपीडी का 57वां सत्र चल रहा था। इसी के एक भाग के रूप में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या एवं विकास आयोग की बात करें तो 3 अक्टूबर 1946 को इकोसोक आर्थिक व सामाजिक परिषद जो संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, इसके द्वारा जनसंख्या आयोग की स्थापना की गई थी। बाद में 1994 में इसका नाम बदल करके सीपीडी जनसंख्या और विकास आयोग रख दिया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। 4 वर्ष की इसकी अवधि होती है। 47 सदस्य राष्ट्र इसमें होते हैं। भौगोलिक वितरण के आधार पर सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगर हम यूएनएफपीए की बात करें तो इसका पहले नाम जो था यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ था। इस तरह के एक फंड की स्थापना 1967 में कर दी गई थी। 1969 में इसने कार्य करना प्रारंभ किया। न्यूयॉर्क में इसका भी मुख्यालय है। 1987 में इसका नाम बदल के यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड कर दिया गया। हालांकि लिखा यूएनएफपीए ही जाता है। चांग-ई 6 मिशन, अभी हमने सूक्ष्म चर्चा की ऊपर। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, जो कि चाइना की स्पेस एजेंसी है, चीन का चंद्र मिशन इसने लॉन्च किया है जिसका नाम है चांग-ई 6। ये चाइना का नया चंद्र मिशन है जिसे 4 मई 2024 अर्थात कल वेनचांग स्पेस लॉन्च साइट, जो कि वेनचांग दक्षिण हैनान प्रांत में स्थित है, लॉन्ग मार्च 5Y8, याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग मार्च 5Y8 रॉकेट के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण सफल रहा। पहली बार होगा जब चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से का अन्वेषण होगा और उसके बाद उसके सैंपल को वापस पृथ्वी पर लाया जाएगा।
तो नई टेक्नोलॉजी यूज़ होगी। ये पहला ऐतिहासिक मिशन होगा अगर कामयाब हो गया तो। 4 उपकरण इसके साथ चाइना ने भेजे हैं, ऑर्बिटर, लैंडर, एसेंडर और री एंट्री मॉड्यूल। यही जो रे एंट्री मॉड्यूल है यही पृथ्वी पर नमूने वापस लाएगा। फ्रांस, इटली, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और स्वीडन के वैज्ञानिक उपकरणों के साथ पाकिस्तान का एक ऑर्बिटर जिसका नाम iCube है, बहुत छोटा सा ऑर्बिटर है जिसको स्कूल के बच्चे बनाते हैं, वो इसमें शामिल है। इसमें 2 कैमरे भी लगे हुए हैं, फोटो फाटो खींच करके पाकिस्तान अपना जो है नाम रोशन करेगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। फ्लड क्या है? FLIRT नया कोविड-19 वेरिएंट है जो अमेरिका में तेज़ी से फैल रहा है, इसलिए ये चर्चा में आया। KP2 और KP1.1 नामक वेरिएंट जो कोविड के हैं वो इसमें शामिल हैं। ओमिक्रॉन JN.1 वंश के भीतर ये आता है। तो फ्लड पूछ सकता है क्या है, तो नया जो है कोविड-19 वेरिएंट है जो काफ़ी चर्चा में रहा। स्टार प्रचारक क्या होते हैं? आपको पता है कि चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों ने अपने अपने स्टार प्रचारक नियुक्त किए। तो क्या स्टार प्रचारक संबंधित कोई कानून है? तो बिल्कुल है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 में इससे संबंधित नियम दिए गए हैं। इसके तहत मान्यता प्राप्त जो राजनीतिक दल होते हैं अधिकतम 40 स्टार प्रचारक घोषित कर सकते हैं। वहीं रजिस्टर्ड या पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो होते हैं वो मैक्सिमम 20 स्टार प्रचारक घोषित कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। इनका जो व्यय होगा वो चुनाव व्यय के इतर होता है, चुनाव व्यय में काउंट नहीं किया जाता है। प्रोजेक्ट ईशान अर्थात इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट नागपुर। तो अभी तक क्या होता था, 4 जो बड़े बड़े हवाई क्षेत्र थे, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इनको 4 जगह से प्रबंधित किया जाता था। अभी क्या है, इन्हें यूनिफाई करने के लिए प्रोजेक्ट ईशान चला रही है भारत सरकार। याद रखिएगा प्रोजेक्ट ईशान। साल्मोनेला बैक्टीरिया की एक प्रजाति है, हाल ही में चर्चा में रही। यह प्रजाति मनुष्य में जो फूड पॉइजनिंग होती है, खाद्य विषाक्तता होती है, अन्य खाद्य जनित जो रोग होते हैं उसके सबसे सामान्य कारणों में देखा जाता है। ये सबसे सामान्य कारण है पूरी दुनिया में खाद्य जनित बीमारियों में, जो फूड से फैलती हैं बीमारियां। हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि पिछले दिनों अमेरिकी सीमा शुल्क अधिकारियों के द्वारा साल्मोनेला चिंताओं के कारण MDH, जो MDH मसाले होते हैं, महाशियान दी हट्टी जिसका फुल फॉर्म है, मसाले संबंधित शिपमेंट से 31% को अस्वीकार कर दिया। द्वितीय थॉमस सोल रीफ हाल ही में चर्चा में रहा। सेकेंड थॉमस सोल रीफ यह दक्षिण चीन सागर में स्थित है। जलमग्न चट्टान है जो कि स्प्रेटली द्वीप के आसपास स्थित है। फिलीपींस के EEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर आता है। चीन की गतिविधियों और वहां पर थाईलैंड के प्रतिरोध के कारण यह हाल ही में चर्चा में आया। हाल ही में चीन के हस्तक्षेप के कारण यह चर्चा में आया। दक्षिण चीन सागर के अन्य जो विवादित स्थान है पश्चिमी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर का जो दक्षिण चीन सागर है, इसके बारे में एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीन है इस पूरे दक्षिण चीन सागर में अपना अधिकार मानता है। वो कहता है दक्षिण चीन सागर चीन का है। इसके लिए उसने 9 डैश लाइन थ्योरी अपनाई है। 9 डैश क्या है? विभिन्न द्वीप इसने जो कृत्रिम द्वीप हैं स्थापित कर रखे हैं और इन द्वीपों से ये जो अनक्लास के नियम हैं, समुद्री कानून के जो नियम हैं, उनको अप्लाई करता है अपने तरीके से। जबकि अन्य जो देश हैं यहाँ पे थाईलैंड, वियतनाम आदि देश हैं, उनके साथ इसी वजह से इसका विवाद होता है क्योंकि उनके भी क्षेत्र जो EEZ हैं समुद्री कानूनों के अनुसार दक्षिण चीन सागर में पड़ते हैं। इसलिए चीन के साथ उनका विवाद
इन सभी द्वीपों पर होता है। तो इनमें जो प्रमुख द्वीप हैं, पैरासेल द्वीप समूह चीन द्वारा नियंत्रित है, लेकिन वियतनाम और ताइवान भी दावा करते हैं। स्प्रेटली द्वीप समूह चीन, फिलीपींस, वियतनाम और ताइवान आदि इस पे दावा करते हैं। स्कारबोरो शोल चीन, ताइवान, फिलीपींस आदि देश पे दावा करते हैं। विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया जाता है। हालांकि मई के पहले मंगलवार को यह मनाया जाता है, तो 7 मई 2024 को मई का पहला मंगलवार इस वर्ष पड़ा, इसलिए विश्व अस्थमा दिवस इस वर्ष 7 मई को मनाया गया। वर्ष 1993 से इसको मनाने की शुरुआत हुई विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 7 मई को ही विश्व एथलेटिक्स दिवस भी मनाया जाता है। कब से? 1996 से। किसके द्वारा मनाया जाता है? विश्व एथलेटिक्स के द्वारा। ये विश्व एथलेटिक्स जो संस्था है, इसका जो मुख्यालय है दोस्तों मोनाको में है। 18 जुलाई 1912 को इसकी स्थापना इंटरनेशनल एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF के रूप में की गई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी? स्टॉकहोम में, स्वीडन में। बाद में इसका मुख्यालय मोनाको में चला गया। 2001 में IAAF का नाम बदल करके इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन IAAF रखा गया। 2019 में इसका नाम बदल करके वर्ल्ड एथलेटिक्स, विश्व एथलेटिक्स रख दिया गया। करीना कपूर खान भारत के साथ साझेदारी के 75वें वर्ष में यूनिसेफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजदूत, ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया है यूनिसेफ इंडिया का। यूनिसेफ के साथ 75वें वर्ष के साझेदारी में यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारत इसमें 1949 में सम्मिलित हुआ था यूनिसेफ में। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, USA में। UNA के मुख्यालय में, जो कि न्यूयॉर्क में स्थित है, भारत के नेतृत्व में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI पर संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। भारत के नेतृत्व में आयोजित हुआ, यह ध्यान रखिएगा। विक्टोरिया शी यूक्रेन की आधिकारिक AI प्रवक्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रवक्ता बनी हैं, जो कि दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस राजनयिक बन गई हैं विक्टोरिया शी। ICICI बैंक 8 ट्रिलियन रुपए के आंकड़े या मार्केट कैप को पार करने वाला HDFC बैंक के बाद दूसरा भारतीय बैंक बन गया है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों कहाँ है? ICICI बैंक का मुंबई में है। पहले वडोदरा में था, बाद में इसका ट्रांसफ़र हो गया, मुंबई हो गया 2020 में। वहीं HDFC बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। मुंबई में इसका भी मुख्यालय है। SBI का भी मुख्यालय मुंबई में है और RBI का भी मुख्यालय मुंबई में है। सबसे मूल्यवान शीर्ष 5 भारतीय कंपनियों में अब ICICI बैंक भी शामिल हो गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये पहले स्थान पे है, सबसे मूल्यवान भारतीय कंपनी है 19.8 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप के साथ। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दूसरे स्थान पे है 14 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप के साथ। HDFC बैंक तीसरे स्थान पे है 11.6 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप के साथ। ICICI चौथे स्थान पे है 8.14 ट्रिलियन रुपए के साथ। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये 7.4 ट्रिलियन रुपए के साथ 5वें स्थान पे है। तो ये शीर्ष 5 भारतीय कंपनियां हैं सबसे मूल्यवान जो हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत 1948 में हुई थी। 1984 से रेड क्रीसेंट डे भी इसके साथ जोड़ दिया गया। दरअसल 8 मई 1828 को जेनेवा में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट का जन्म हुआ था। इसीलिए इनके जन्म दिवस के अवसर पर 8 मई को ही विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट डे मनाया जाता है। हेनरी डुनांट पहले नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। रेड क्रॉस नामक इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय NGO की स्थापना की, जो आपातकाल में चिकित्सा आदि सेवाएं लोगों को प्रोवाइड करता है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय कमेटी ICRC की जो स्थापना है 1863 में हेनरी डुनांट के द्वारा हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। यह एक वैश्विक NGO है। वर्ष 2024 की जो इस दिवस की थीम है वह है मैं खुशी के साथ देता हूँ, और जो खुशी मैं देता हूँ वह एक इनाम है। आई गिव विथ जॉय एंड द जॉय इज़ अ रिवार्ड।
जोस मुलिनो पनामा के नए राष्ट्रपति बने हैं। पनामा की राजधानी पनामा सिटी है, इसकी मुद्रा बालबोआ है। पनामा एक उत्तर अमेरिकी देश है, उत्तर अमेरिका का सबसे दक्षिणी देश भी इसको कह सकते हैं। गोल्डीन, गोल्ड से बना है गोल्डीन, ग्राफीन के समान है। हाल ही में लिंकोपिंग विश्वविद्यालय जो कि स्वीडन में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों के द्वारा एक परमाणु जैसी मोटी सोने से बनी स्वतंत्र शीट बनाने में सफलता मिली, जिसको गोल्डीन नाम दिया गया है। फ्री स्टैंडिंग 2D गोल्ड शीट है ये। ग्राफीन के समान ही गोल्डीन को माना जा रहा है। तो ग्राफीन ने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और जो इंजीनियरिंग उद्योग हैं, इंजीनियरिंग उपकरण हैं, उनके इस्तेमाल में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, उसी तरीके से गोल्डीन भी करेगा। अब चूंकि गोल्ड से ये पहली धातु है जिसका इस तरीके से एक स्वतंत्र सीट बनाई गई है परमाणु के आकार की, तो आने वाले समय में अन्य धातुओं के भी इस तरह की शीट बनेगी और उपकरणों के दुनिया में एक नया क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। तो पहली बार किसी धातु को 2D शीट में तब्दील किया गया है, तो अन्य धातुओं के भी रास्ता खुल गया है। MQ-9B प्रीडेटर उच्च ऊंचाई वाले मानव रहित हवाई वाहन है या ड्रोन है। हाई अल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। भारत अमेरिका से लेकर इन्हें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में तैनात करेगा। यदि पूछे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ तैनात करेगा, तो ये गोरखपुर में तैनात करेगा। BWF थॉमस व उबेर कप 2024 क्रमशः पुरुष और महिला के विश्व के सबसे बड़े बैडमिंटन टूर्नामेंट हैं। एक बार भारत इसमें से थॉमस कप जीत चुका है, अभी चर्चा करेंगे। तो अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित हुआ? चेंगदू शहर चीन में आयोजित हुआ। वर्ष 2012 के बाद पहली बार है जब चीन ने पुरुष और महिला अर्थात थॉमस और उबेर दोनों खिताब एक साथ जीते। थॉमस कप की बात करें पुरुषों का, तो चीन ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर 11वीं बार ये टूर्नामेंट ये खिताब जीत लिया। वहीं उबेर कप की बात करें जो कि महिलाओं का सबसे बड़ा विश्व चैंपियनशिप होता है, चीन ने फाइनल में इंडोनेशिया को हराकर 16वीं बार ये खिताब जीत लिया। तो सबसे ज़्यादा अगर पुरुषों की बात करें टूर्नामेंट थॉमस कप की, तो इंडोनेशिया ने सबसे ज़्यादा बार जीता है। महिलाओं का जो उबेर कप है सबसे ज़्यादा बार चीन ने जीता है, रिकॉर्ड 16वीं बार इस बार जीता। भारत एक बार इसको जीत चुका है 2022 में थॉमस कप को। उबेर कप भारत अब तक कभी नहीं जीत पाया है। बॉम्बे बकेट ऑपरेशन कहाँ से संबंधित है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में लगी आग बुझाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया है। बॉम्बे बकेट या बॉम्बे बाल्टी ये काफ़ी चर्चा में है। एक विशेष उपकरण है जिसको हवाई अग्निशमन के लिए निर्मित किया गया है। बड़े क्षेत्र में अगर कोई अग्नि दुर्घटना हो जाए तो हवाई मार्ग से, हवाई माध्यम से तेज़ी से आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 1983 में डॉन ऑर्नी के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। विश्व बैंक ने हाल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट का नाम है रहने योग्य ग्रह के लिए नुस्खा, रेसिपी फॉर लिवेबल प्लांट, अचीविंग नेट जीरो एमिशंस इन द एग्री फूड सिस्टम। कृषि खाद्य प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना। कृषि खाद्य प्रणाली में शुद्ध शून्य उत्सर्जन का तात्पर्य है कि कृषि खाद्य प्रणाली से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होती हैं उनको नेट जीरो करना, उनके प्रभाव को शून्य करना। ध्यान रखिएगा, उत्सर्जन को शून्य नहीं करना, प्रभाव को शून्य करना। शीर्ष 5 कृषि प्रणाली उत्सर्जक देश कौन कौन से हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? तो चीन सबसे ज़्यादा उत्सर्जन करता है ग्रीन हाउस गैस का कृषि प्रणालियों के माध्यम से। दूसरे स्थान पे ब्राज़ील है, तीसरे पे भारत है, चौथे पे USA है, 5वें पे इंडोनेशिया है। शीर्ष 10 देश वैश्विक उत्सर्जन के 55% भाग के जिम्मेदार हैं, वहीं शीर्ष 20 देश वैश्विक उत्सर्जन के 67% भाग का जिम्मेदार हैं। बाटा गाइका क्रेटर याना अपलैंड जो कि साइबेरिया रूस में स्थित है, एक परमाफ्रॉस्ट क्षेत्र में आता है। बाटा गाइका क्रेटर अंडरवर्ल्ड का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है, उपनाम से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? क्योंकि परमाफ्रॉस्ट पिघलने के कारण क्रेटर का आकार खतरनाक
या बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि परमाफ्रॉस्ट अपने अंदर विभिन्न प्रकार के ग्रीन हाउस गैसों को संग्रहित करके रखता है। यदि परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि होगी, जिससे वायुमंडल में इनकी सांद्रता बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग की चिंता और ज़्यादा बढ़ जाएगी। परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं? मिट्टी, चट्टान या तलछट सहित जमीन जो लगातार 2 या अधिक वर्षों तक जमी रहती है। मुख्यतः उच्च अक्षांशों जैसे आर्कटिक में ये पाए जाते हैं या फिर पर्वतों की ऊंचाइयों पर। उत्तरी गोलार्ध के लगभग 15% भाग में ये पाए जाते हैं। पृथ्वी की जलवायु में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रहती है, क्योंकि भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन इसमें संग्रहित रहती है, जो कि ग्रीन हाउस गैसों के निर्माण में बहुत उत्तरदायी होते हैं, इफेक्ट में उत्तरदायी होते हैं। यदि परमाफ्रॉस्ट पिघलता है तो इनकी सांद्रता में वृद्धि होगी और ग्रीन हाउस इफेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जलवायु परिवर्तन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि औपचारिक रूप से इसके 27 सदस्य देशों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए अभूतपूर्व या प्रथम कानून को अपनाया गया। 1993 में मॉस्टिस संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की जो वर्तमान संरचना है ये स्थापित हुई थी। राजनीतिक और आर्थिक संघ है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ से संबंधित ये विभिन्न संधियां हैं, याद रखिएगा। रोम की संधि 1 जनवरी 1958 को, एकल यूरोपीय अधिनियम 1 जुलाई 1987 को, जिसने एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मॉस्टिच की संधि 1 नवंबर 1993 को सबसे महत्वपूर्ण संधि मानी जाती है। लिस्बन समझौता 1 दिसंबर 2009 को। अंतिम राज्य व्यवस्था को कब स्वीकार किया गया, ये प्रश्न भी आ चुका है, 1 जुलाई 2013 को। यूनाइटेड किंगडम का यूरोपीय संघ से बहिर्गमन या ब्रेक्जिट की जो घटना होती है 31 जनवरी 2020 को होती है। तो ये क्रम से याद रखिएगा, मैं भी पूछ ले कभी। गगन स्ट्राइक 2 भारतीय सेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है, जो कि पंजाब में आयोजित हुआ। सीमा सड़क संगठन का 65वां स्थापना दिवस 7 मई 2024 को मनाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। जो दुर्गम इलाके हैं वहाँ पर ये निर्माण कार्य करता है। आदर्श वाक्य इसका क्या है? हमारे महान पहाड़ों की खामोशी में काम बोलता है। इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स वर्क स्पीक्स। बीआरओ के कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो चर्चा में रहते हैं, प्रोजेक्ट टस्कर, जिसको अब नाम दे दिया गया है प्रोजेक्ट वर्तक, अरुणाचल में विभिन्न निर्माण कार्यों से संबंधित है। वहीं प्रोजेक्ट बीकन ये कश्मीर में निर्माण कार्यों में केंद्रित है। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 हाल ही में हेनले और न्यू वर्ल्ड हेल्थ संस्था के द्वारा प्रकाशित हुई। न्यूयॉर्क इसमें शीर्ष पे रहा। ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट 2024 जो कि हेनले और न्यू वर्ल्ड वेल्थ संस्थाओं के द्वारा प्रकाशित होती है, इस रिपोर्ट में न्यूयॉर्क शीर्ष स्थान पर रहा। यहाँ पर 3,49,500 करोड़पति और 60 अरबपति हैं। वहीं शीर्ष 50 शहरों में 2 भारतीय शहर रहे। मुंबई 24वें स्थान पर रहा, दिल्ली 37वें स्थान पर रहा। मुंबई में 58,800 करोड़पति 29 अरबपति हैं, वहीं दिल्ली में 30,700 करोड़पति 16 अरबपति हैं। शीर्ष 50 शहरों में सर्वाधिक 11 शहर यूएसए के रहे। इसमें वेस्ट नील बुखार वायरस जनित ये बुखार है। सबसे पहले 1937 में युगांडा में इसको पाया गया था। यह पक्षियों से मनुष्यों में और कभी कभी मच्छरों से भी, संक्रमित मच्छरों के माध्यम से भी मनुष्यों में फैलता है। हाल ही में केरल के कई जिलों में इसकी पुष्टि हुई। हालांकि केरल में पहली बार ये 2011 में पाया गया था, वो भी केरल में पाया गया था, और केरल में हाल में कई जिलों में इसकी पुष्टि हुई है, तो चर्चा में आया है। पायरेनीज पर्वत एक महत्वपूर्ण पर्वत है, हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने यहाँ यात्रा की और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक बैठक की। फ्रांस और स्पेन की सीमा, ये फ्रांस है, ये स्पेन है, इसकी सीमा पर ये जो पायरेनीज पर्वत है, इन दोनों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करता है फ्रांस और स्पेन की, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो फ्रांस और स्पेन के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्माण पायरेनीज पर्वत करता है। यूरेशिया की अरेबिया से टकराव से ये निर्मित हुआ है, तो एक प्रकार का ये वलित पर्वत है। इसके मध्य में अंडोरा देश है, ध्यान रखिएगा। ये फ्रांस है, ये स्पेन है, और मध्य में
इसी पायरेनीज पर्वत में इन दोनों देशों के मध्य में एक अंडोरा देश, बहुत छोटा देश है, स्थित है। ओके, जो कि भूआबद्ध देश है। और ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एनेटो चोटी, जो एनेटो पीक है, वो पायरेनीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। वैश्विक प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2024। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन, इसकी स्थापना यूएनओ के एक सिस्टम के रूप में 1951 को की गई। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है। यह दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या भारत में होना बताता है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो भारत से आते हैं, लिए इनकी संख्या लगभग 18 मिलियन है जो भारत से आते हैं। सबसे ज़्यादा जो भारतीय प्रवासी हैं यूएई, यूएसए और सऊदी अरब में जाते हैं। वर्ष 2022 में 111 बिलियन डॉलर से अधिक की रेमिटेंस प्राप्त कर, रेमिटेंस गेन करके भारत सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश बना हुआ है। इंडिया VIX एक अस्थिरता सूचकांक है, अनस्टेबिलिटी इंडेक्स है। यह अगले 30 दिनों में भारतीय शेयर बाजार में क्या होगा तो अपेक्षित अस्थिरता की माप करता है। इसे डर सूचकांक या फियर इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक, अगले 30 दिन में क्या होगा, इसका मान जितना अधिक रहेगा उतनी ही अस्थिर अवस्था रहेगी, और इसका मान जितना कम होगा बाजार उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही स्थिर होगा। 11 मई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस बार की जो थीम है, स्कूलों से स्टार्टअप तक, फ्रॉम स्कूल्स टू स्टार्टअप, नव प्रवर्तन के लिए युवा दिमागों को प्रज्वलित करना इस बार की थीम है। 11 मई को क्यों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है तो 2 महत्वपूर्ण कार्य इस दिन हुए थे। पहला कार्य जो सबसे महत्वपूर्ण है, पोखरन राजस्थान में द्वितीय किंतु परिणामी परमाणु परीक्षण हुआ था। भारत का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, जिसके बाद भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। साथ ही साथ नो फर्स्ट यूज पॉलिसी अपनी घोषित की। इसके पहले जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, आगे हम चर्चा करेंगे, उसमें भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित नहीं किया था, प्रतिरोधक क्षमता की बात नहीं की थी। भारत ने कहा था कि भारत जो परमाणु ये परीक्षण किया है शांति उद्देश्यों से है, अर्थात ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए है। इसलिए 11 मई 1998 वाला जो परीक्षण है ये अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। घरेलू स्तर पर तैयार भारत का पहला एयरक्राफ्ट जिसका नाम हंसा 3 था, इसका भी सफल परीक्षण उड़ान इसी दिन किया गया था। तो ये 2 महत्वपूर्ण घटनाएं इस दिन हुई थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तत्कालीन जो थे वहां पर जाते हैं पोखरन में 20 मई को, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देते हैं। साथ ही 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी करते हैं। भारत का जो परमाणु परीक्षण 2 हुए हैं उनके बारे में ध्यान रखिएगा। जो पहला परमाणु परीक्षण हुआ इंदिरा गांधी के समय हुआ 18 मई 1974 को। स्माइलिंग बुद्धा नाम से भूमिगत परीक्षण किया गया था। पोखरन 1 के नाम से भी इसको जानते हैं। शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए भारत ने इसकी घोषणा की थी। दूसरा जो हुआ ऑपरेशन शक्ति के नाम से हुआ 11 व 13 मई 1998। 2 दिन ये हुए, क्रमशः 3 और 2 परीक्षण किए गए, कुल 5 परीक्षण किए गए इन 2 दिनों, जिसमें परमाणु बम के साथ ही पहली बार हाइड्रोजन बम का भी परीक्षण किया गया। पोखरन 2 के नाम से भी इसको जानते हैं। भारत ने अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया था। 20 मई को प्रधानमंत्री अटल जी द्वारा पोखरन में जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया गया था। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 12 मई 1820 को मॉडर्न नर्सिंग की जन्मदाता कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की जो थीम है इस बार की वह है आवर नर्सेज आवर फ्यूचर, द इकोनॉमिक पावर ऑफ केयर।
अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाने की शुरुआत 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस के द्वारा किया गया था। इंदरीस डेबी चाड के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड अफ्रीका का एक भू आबद्ध देश है। इसकी राजधानी एनजमेना है। इसकी मुद्रा मध्य अफ्रीकी फ्रैंक है। अभ्यास शक्ति भारत और फ्रांस का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 7वां संस्करण हाल ही में उमरोई मेघालय में आयोजित हुआ। मैमथ प्लांट आइसलैंड में स्थित एक प्लांट है। यहाँ पे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र हाल ही में खोला गया है, लॉन्च किया गया है। 11 मई 2024 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। आपको हम बता दें कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में क्रमशः मई के दूसरे शनिवार और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध में मई के दूसरे शनिवार को, दक्षिण गोलार्ध में अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार उत्तरी गोलार्ध में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 11 मई को मनाया जा रहा है। इसकी जो थीम है वो है प्रोटेक्ट्स बर्ड्स प्रोटेक्ट इंसेक्ट। तो इस बार कीड़ों को, इंसेक्ट्स को महत्वपूर्ण भूमिका में रखा गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के। दूसरा जो प्रवासी पक्षी दिवस इस वर्ष का होगा वो अक्टूबर के दूसरे शनिवार अर्थात 12 अक्टूबर को होगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 13 से 19 मई करंट अफेयर्स सुपरफास्ट रिवाइज कर लेते हैं। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व फुटबॉल दिवस इस बार घोषित कर दिया गया है। क्यों घोषित किया गया है? क्योंकि 25 मई 1924 को पेरिस ओलंपिक में पहला अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट खेला गया था। 2024 इसका शताब्दी वर्ष है। इसी उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 25 मई को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया गया है। फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था फीफा है। फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। कामी रीता शेरपा प्रसिद्ध नेपाली पर्वतारोही हैं। अपने ही विश्व रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 29वीं बार रिकॉर्ड माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने चढ़ाई की। इन्होंने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो अगर देखें तो लगातार ये हर वर्ष एक प्रकार से चढ़ रही हैं एवरेस्ट पर, औसतन अगर देखें तो। अफगानिस्तान भीषण बाढ़ के कारण सैकड़ों लोगों की यहाँ पर मौत हो गई। विशेषतः बघलान जो प्रांत है वो काफ़ी प्रभावित रहा। दृष्टि 10 ड्रोन, जिसको हर्मीस 900 स्टार लाइन ड्रोन भी कहते हैं, दृष्टि 10 ड्रोन भी कहते हैं, व्यापक निगरानी अभियानों में जो कि सक्षम है। लगभग 36 घंटे तक उड़ान भरने में ये सक्षम माना जा रहा है। इजरायली कंपनी एल्बिट सिस्टम, बहुत फेमस कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों निर्माता, इसकी तकनीक का प्रयोग करके स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया है। किसने? अडानी डिफेंस के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा सोनाई रूपाई वन्यजीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पर स्थित है? असम के सोनितपुर जिले में स्थित है। चर्चा में रहा क्योंकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा यहाँ पर जो निर्माण कार्य हुए हैं अवैध रूप से, उसके लिए जवाब तलब किया गया है। उत्तराखंड, यहाँ पे राज्य सरकार द्वारा जंगल की आग की घटना को रोकने के लिए पेरोल लाओ पैसे पाओ, चीड़ के पत्ते एकत्र करने पर युवाओं को पैसे दिए जाएंगे, इसके लिए अभियान शुरू किया गया है। क्या अभियान शुरू किया है? पेरोल लाओ पैसे पाओ। एजेंडा 2063 अफ्रीकी संघ के द्वारा एक एकीकृत समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका के लिए अपनाया गया एजेंडा है। क्या नाम है? एजेंडा 2063। डायरेक्ट पूछेगा किस संस्था से संबंधित है। नई दिल्ली में कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा कृषि भवन में कृषि एकीकृत कमान व नियंत्रण केंद्र इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में कृषि भवन में। 5वां ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू एम्बर संस्था के द्वारा जारी किया गया है। 80 देशों के लिए यह रिव्यू रिपोर्ट जारी हुई है। जो 92% दुनिया में जितने विद्युत का उत्पादन होता है उसके 92% विद्युत का उत्पादन अकेले 80 देश ये करते हैं। इनके लिए यह रिव्यू रिपोर्ट जारी हुई है। इसके अनुसार भारत वर्ष 2023 में तीसरा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया।
अर्थात तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा और उत्पादक देश कौन बन गया है? भारत। किसको पछाड़कर? जापान को पछाड़कर। रिपोर्ट में यह भी कहा है कि 2015 में भारत 9वें स्थान पर था सौर ऊर्जा उत्पादन में, लेकिन अब भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। सौर ऊर्जा लगातार पूरे विश्व में देखें तो 19वें वर्ष लगातार सबसे तेजी से बढ़ने वाला विद्युत स्रोत है अन्य स्रोतों के मुकाबले। वर्ष 2023 में विश्व में कुल सौर ऊर्जा का जो उत्पादन हुआ, टोटल बिजली में 5.5% रहा उसका योगदान। भारत में यह 5.8% है, अर्थात विश्व की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत में इसका परसेंटेज ज़्यादा है। 2015 में यह 0.5% ही मात्र था, अर्थात भारत में कुल विद्युत उत्पादन में सौर ऊर्जा का जो भाग था 0.5% था 2015 में, जो अब बढ़कर के वर्ष 2023 में 5.8% हो गया है। वर्ष 2023 में सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है ऊर्जा उत्पादन में, सौर ऊर्जा उत्पादन में, कहाँ सर्वाधिक वृद्धि की बात कर रहा है ये, उत्पादन की नहीं। तो चीन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, उसके बाद यूएसए, तीसरे स्थान पे ब्राज़ील, चौथे स्थान पे भारत। वहीं उत्पादन में देखें तो पहले स्थान पे चीन, दूसरे पे यूएसए, तीसरे पे भारत, चौथे पे जापान और पांचवें पे जर्मनी रहा। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में, इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। आगरा उत्तर प्रदेश में भारतीय वायुसेना के द्वारा पहली बार एयर ड्रॉप करके, अर्थात इस रूप में पहली बार आरोग्य मैत्री क्यूब भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का फील्ड परीक्षण किया। यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना के द्वारा इस तरीके से आरोग्य मैत्री क्यूब या भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का फील्ड परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि इसके पहले अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर है उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह था, वहाँ भी आरोग्य मैत्री क्यूब 2 इस तरह के तैनात किए गए थे। आरोग्य मैत्री क्यूब जो कि प्रोजेक्ट भीष्म, जिसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, इसके अंतर्गत बनाया गया पोर्टेबल अस्पताल है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स जैसे तकनीकों से लैस है। पहली बार इसको प्रदर्शित किया गया था, गांधीनगर में लॉन्च किया गया था। इसके बाद गुरुग्राम में और अन्य शहरों में अन्य ओकेजन्स पे इसको लगातार परीक्षण किया जा रहा है। केन्या भयंकर बाढ़ से यह आपदाग्रस्त रहा। आपदा के कारण यहाँ हैजा भी एक आपदा के रूप में आ गई। भारत ने यहाँ पर कई बार सहायता भेजी, इसलिए चर्चा में रहा। केन्या की राजधानी नैरोबी है, मुद्रा इसकी केन्याई शिलिंग है, अफ्रीकी देश है। साहुल एक सुपर कॉन्टिनेंट जो हिम युग में अस्तित्व में था, हाल ही में पुरातत्वविदों के द्वारा इसकी खोज कर ली गई है। लगभग 70,000 वर्ष पूर्व एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक मानव प्रवास की सुविधा यह प्रोवाइड करवाता था। ऑस्ट्रेलिया को एशिया के पापुआ न्यूगिनी से जोड़ता था। साहुल याद रखिएगा। विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024, जो कि यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम संस्था के द्वारा जारी होता है। इस बार जो जारी किया गया है, आपको बता दें यूएनओडीसी जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक संस्था है, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। वियना में इसका मुख्यालय है। इस रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 प्रभावित जो जीव हैं, वन्य जीव अवैध व्यापार से प्रभावित जो हैं, राइनो हॉर्न मार्केट या कह सकते हैं गैंडे के जो सींग का व्यापार होता है, अर्थात सर्वाधिक प्रभावित जो जीव है गैंडा है, दूसरे स्थान पे पेंगोलिन है, तीसरे स्थान पे हाथी है। 3 प्रभावित वनस्पतियों की बात करें तो सर्वाधिक है प्रभावित देवदार और सैपिडेल्स, दूसरे स्थान पे रोजवुड्स, तीसरे स्थान पे एगरवुड और मायरटेल्स। रस्किन बॉन्ड साहित्य अकेडमी फेलोशिप से इनको सम्मानित किया गया हाल ही में। हालांकि 2021 में ही इनको देने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से अभी तक नहीं दिया जा सका था। अब जाकर इनको ये प्रदान किया गया है। इनका जन्म हिमाचल प्रदेश कसौली में 1934 में हुआ था। अपनी विभिन्न रचनाओं के लिए, खासकर जो बच्चों के लिए ये लिखते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं द ब्लू एम्ब्रेला, रस्टी द बॉय फ्रॉम द हिल्स,
द रूम ऑन द रूफ, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आंद्रेई रेमोविच बेलोसो रूस के नए रक्षा मंत्री ये बनाए गए हैं, आंद्रेई रेमोविच बेलोसो। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र वन मंच का 19वां सत्र आयोजित हुआ। यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट फोरम यूएनएफएफ, जो संयुक्त राष्ट्र वन मंच है, इसकी स्थापना अक्टूबर 2000 में हुई थी। यूएन इकोसोक के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 30वां सुल्तान अल्जान शाह हॉकी ट्रॉफी, जापान ने फाइनल में पाकिस्तान को हरा करके अपना पहला खिताब ये जीत लिया है। यह मलेशिया में ट्रॉफी आयोजित हुई थी। कावासाकी बीमारी हाल ही में चर्चा में रही। एक दुर्लभ हृदय रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है, याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा जब कोयम्बटूर में 2 बच्चियों का सफल इलाज कर लिया गया। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाते हैं। 2018 से यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या लाइट डे मनाने की शुरुआत की गई। 16 मई 1960 को दरअसल थियोडोर मेमन, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे, इनके द्वारा लेज़र का आविष्कार किया गया था। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो थियोडोर मेमन के द्वारा लेज़र के 16 मई 1960 के सफल प्रयोग के बाद 16 मई को ही चिन्हित किया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस के रूप में मनाने के लिए। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिन 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ ITU की स्थापना के रूप में जाना जाता है, जिसकी स्थापना फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी। यह यूएनओ की एक संस्था बाद में बन गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, इंटरनेशनल म्यूजियम डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के द्वारा 1983 में इससे संबंधित प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया। 1984 से प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है। टो लैम वियतनाम के नए राष्ट्रपति ये चुने गए हैं। राजधानी वियतनाम की हनोई है। मुद्रा डोंग है। एड ड्वायट पहले 90 वर्षीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। नासा के ये अंतरिक्ष यात्री थे। अभी 90 वर्षीय अमेरिकी अंतरिक्ष, सॉरी यहाँ पर मैं लिखना भूल गया, श्वेत यहाँ पर लिखना था, 90 वर्षीय श्वेत अमेरिकी अंतरिक्ष, पहले ये श्वेत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे एड ड्वायट। अभी 90 वर्ष की अवस्था में ये चर्चा में आए जब इन्होंने 5 लोगों के साथ ब्लू ओरिजिन रॉकेट से उड़ान भरी। यहाँ पे श्वेत लिखना भूल गए हैं, आप लोग श्वेत कर लीजिएगा, हालांकि एडिट करके मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा। पहले श्वेत अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे, 90 वर्षीय हैं ये अभी हाल ही में। लाई चिंग ते ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं। राजधानी ताइवान की ताइपे है। मुद्रा न्यू ताइवान डॉलर है। लाई चिंग ते याद रखिएगा। वेनेजुएला जो कि दक्षिण अफ्रीका का उत्तरी तटीय देश है, इसकी राजधानी कराकस है। मुद्रा बोलीवर है। हाल ही में चर्चा में रहा जब यह विश्व का पहला देश बन गया जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए। आधिकारिक रूप से यह घोषित हो गया। इसका अंतिम बचा ग्लेशियर, जिसका नाम हम्बोल्ट था, जिसको ला कोरोना भी कहते हैं, यह भी जब पिघल गया तो यह पहला विश्व का देश बन गया जिसके सभी ग्लेशियर पिघल गए। तरकश यह एक अभ्यास है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड भारत के NSG तथा अमेरिका के अमेरिकी विशेष अभियान बल USSOF इसके द्वारा संयुक्त आतंकरोधी अभ्यास जो कि वार्षिक रूप से आयोजित होता है। कोलकाता में यह आयोजित हुआ। तो तरकश क्या है? अभ्यास है, ऑपरेशन है जो NSG और USSOF के द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया आतंकवाद रोधी यह अभ्यास था। रॉबर्ट फिको ये रूसी समर्थक नेता माने जाते थे। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री थे जिन्हें हाल ही में गोली मार दी गई, जिसके बाद ये गंभीर रूप से घायल हैं। अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लाविया है। इसकी मुद्रा यूरो है, अर्थात यह यूरोपीय संघ का सदस्य भी है। कपिल सिब्बल
कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील हैं। चौथी बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ये चुने गए हैं। भूटान यहाँ विश्व एक्वेटिक्स के द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा 2400 मीटर का प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? भूटान में। यशोभूमि नई दिल्ली में जो यशोभूमि स्थल है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स आयोजित हो रही है। यशोभूमि जो कि कन्वेंशन सेंटर है द्वारका नई दिल्ली में, यह स्थापित किया गया है। सुनील छेत्री भारतीय फुटबॉलर हैं। इन्होंने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी। इनके साथ कई रिकॉर्ड जुड़े हुए हैं। वर्ष 2021 में ध्यान रखिएगा जो खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद है, इनको प्रदान किया गया। राष्ट्रीय टीम के अगर देखा जाए सर्वकालिक सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। सक्रिय खिलाड़ी जितने विश्व के हैं उनमें रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद तीसरे सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले ये वर्तमान के खिलाड़ी हैं। कुल मिलाकर देखा जाए पूरे इतिहास में तो विश्व के चौथे सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। ऑपरेशन मर्यादा हाल ही में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए इस अभियान को शुरू किया गया। नई दिल्ली में स्नाइडर इलेक्ट्रिक संस्था के द्वारा भारत का सबसे बड़ा अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र स्थापित किया गया। कहाँ पे? नई दिल्ली में। डॉक्टर दिलीप संघानी हाल ही में इफ्को के 17वें अध्यक्ष चुने गए हैं। रॉटरडम नीदरलैंड का बंदरगाह भी है, प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन यहाँ पर किया गया है। भारत भी सम्मिलित हुआ है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं बैठक आयोजित हुई। यूनेस्को की संस्था है एक यह मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। इसकी 10वीं बैठक उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी जो कि यहाँ पर आयोजित हुई। यहाँ पर 3 भारतीय साहित्यिक कृतियाँ यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में जोड़ी गईं। कौन कौन सी ये कृतियाँ हैं? सहृदया लोक लोकान आचार्य आनंद वर्धन की रचना है, पंचतंत्र जो कि विष्णु शर्मा की रचना है, और रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 20 से 26 मई 2024 करंट अफेयर्स। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड बी डे के रूप में मनाया जाता है। FAO के द्वारा वर्ष 2018 से ही विश्व मधुमक्खी दिवस मधुमक्खियों के महत्व को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे भारत में मनाया जाता है, क्योंकि 21 मई 1991 को एक बड़े आतंकवादी, अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमला कह सकते हैं, क्योंकि सीधे यहाँ पर प्रधानमंत्री को टारगेट किया गया था। तो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी 21 मई 1991, जब एक चुनाव कैंपेन के दौरान वो प्रचार करने गए थे कोयम्बटूर में। तो 21 मई की पहचान की गई राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी दिवस के रूप में। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 22 मई 1992 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैविक विविधता पर कन्वेंशन को अपनाया गया था। वर्ष 2024 की जो थीम है वह है योजना का हिस्सा बने, बी पार्ट ऑफ द प्लान। आपको बता दें कि COP15 जो CBD का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 15वां शिखर सम्मेलन था, चीन के कुनमिंग में आधा और आधा मॉन्ट्रियल शहर में आयोजित हुआ था। आधा इसलिए क्योंकि चीन में पहले चरण के बाद कोरोना का प्रकोप आ गया था, जिस वजह से इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया कनाडा के मॉन्ट्रियल में। इसको इसीलिए कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौता भी कहते हैं। तो यह कन्वेंशन COP15 कुनमिंग मॉन्ट्रियल में आयोजित हुआ। COP16 जो आयोजित होगा 16वां शिखर सम्मेलन, वो नवंबर 2024 में कोलंबिया में आयोजित होगा। 19 दिसंबर 2023 को कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सचिवालय के द्वारा 4 लक्ष्यों और 23 उद्देश्यों के साथ जैव विविधता योजना अभियान शुरू हुआ। किसके द्वारा शुरू हुआ? CBD सचिवालय के द्वारा। इनमें 4 लक्ष्य हैं, 23 उद्देश्य हैं।
बायोडाइवर्सिटी प्लान में। ठीक, और यह जो शुरू किया गया है कुनमिंग मॉन्ट्रियल सम्मेलन के वर्षगांठ पर। आपको बता दें कि द्विवार्षिक सम्मेलन होता है जो सीबीडी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का है। तो 2022 में जो सम्मेलन हुआ, अब 2024 में कोलंबिया में होगा। वर्ष 2024 जैव विविधता दिवस उत्सव सीबीडी के सहायक निकायों की 2 बैठक के साथ आरंभ हुआ। ये दोनों ही बैठकें नैरोबी केन्या की राजधानी में आयोजित हुई। कौन कौन सी सहायक निकाय? पहला विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर सहायक निकाय की 26वीं बैठक और दूसरा कार्यान्वयन पर सहायक निकाय की 4थी बैठक। ये दोनों ही बैठकें नैरोबी केन्या में आयोजित हुई और इसी के साथ ही जैव विविधता दिवस उत्सव भी शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय आईसीसी के द्वारा हाल ही में इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू तथा हमास के नेताओं के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जो कि द्विवार्षिक सूचकांक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा 2007 से जारी किया जाता है। द्विवार्षिक सूचकांक है, ध्यान रखिएगा, ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इस सूचकांक में शीर्ष पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पे स्पेन है, तीसरे पे जापान, चौथे पे फ्रांस और 5वें पे ऑस्ट्रेलिया है। भारत ने काफ़ी 15 अंकों का सुधार किया है। वर्ष 2021 में जहां भारत की रैंक 54वीं थी, वहीं भारत इस वर्ष 39वें स्थान पर है। ड्रीम्स TRIMS ये क्या है? तो असम सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया आपदा रिपोर्टिंग व इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम सूचना प्रबंधन प्रणाली प्लेटफॉर्म है, असम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। 21 मई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में भी मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 2019 से ही इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। दूषित रक्त कांड, कंटेमिनेटेड ब्लड स्कैंडल कहाँ से संबंधित है? तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, उसमें घोटाले की जांच की रिपोर्ट वर्तमान में आने वाली है। 6 साल से ये जांच चल रही है, इसकी रिपोर्ट आने वाली है, इसलिए काफ़ी हड़कंप मचा है यूके में। ठीक, इसमें हुआ क्या था कि 1948 के आसपास के बाद से हीमोफीलिया पीड़ितों को दूषित रक्त चढ़ा देने से वो HIV और अन्य रोगों से पीड़ित हो गए थे। उसी की जांच हो रही है। इसको दूषित रक्त कांड कहा जा रहा है। 1970 और 80 के दशक में इसकी पहचान की गई थी कि जो ब्लड चढ़ाया गया था 1948-50 के आसपास रोगियों को, आज की डेट में वो सब विभिन्न गंभीर रोगों से पीड़ित हैं या उनकी मौत हो चुकी है। इसके बाद ही यह विवाद में रहा लंबे समय से। हाल ही में 6 वर्षों से इस पर जांच चल रही है और फिर से इसकी रिपोर्ट आने वाली है। गोपी थोटाकुरा भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री हैं। ब्लू ओरिजिन के अंतरिक्ष यान पर मनोरंजक उड़ान भरने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं ये। वहीं दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री पुरुषों में देखा जाए तो ये बन गए हैं। इसके पहले राकेश शर्मा पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने थे, लेकिन ये गोपी थोटाकुरा जो गए हैं मनोरंजक उद्देश्य से गए हैं, इस लिहाज से ये पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बन गए हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर स्थित 68 खदानों को बंद करने का आदेश दिया गया, जिसके कारण हाल ही में ये चर्चा में आया। इब्राहिम रईसी ईरान के हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दिवंगत राष्ट्रपति हैं। अजरबैजान के ऊपर हेलीकॉप्टर इनका जिसका नाम बेल 212 था दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरान अजरबैजान बॉर्डर पर ये खोदा फरीन बांध का उद्घाटन करने गए थे, जिस दौरान यह दुर्घटना से मृत्यु को प्राप्त हुए। यात्रा व पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जिसकी अभी हमने चर्चा की, द्विवार्षिक सूचकांक की, इसमें भारत को विभिन्न क्षेत्रों में रैंकिंग दी गई है, जिसमें मूल्य प्रतिस्पर्धा में 18वीं रैंक, हवाई परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर में 26वीं रैंक, ग्राउंड व पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 25वीं रैंक, प्राकृतिक संसाधन में 6ठी रैंक, सांस्कृतिक संसाधन में 9वीं रैंक, गैर अवकाश संसाधन में 9वीं रैंक दी गई है। जो टोटल रैंक है भारत की क्या है, वो 39वीं है।
24 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया गया है। मारखोर, जिसको कैप्रा फाल्कोनेरी भी कहते हैं, एक जंगली बकरी है जिसकी सींग सर्पिलाकार होती है। पारिस्थितिकी और आर्थिक महत्व की दृष्टि से काफ़ी इनका महत्व होता है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। पाकिस्तान सहित 8 देशों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस दिन को रखे जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको कि महासभा ने स्वीकृत कर लिया है। हाल ही में एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार इनकी आबादी बढ़ रही है, किंतु आईयूसीएन के रेड लिस्ट में खतरे के करीब में वर्गीकृत हैं, वहीं साइट्स के परिशिष्ट वन में ये रखे गए हैं। कंट्रोल्ड इनका व्यापार किया गया है, विश्व में इनके व्यापार पर नियंत्रण रखा जाता है। रेंजलैंड क्या होते हैं? तो प्राकृतिक घास के मैदान होते हैं, जैसे प्रेरी, सवाना, स्टेपी आदि हो गए, जिनका उपयोग पशुधन के उद्देश्य से व चारागाह के लिए किया जाता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के द्वारा हालिया रिपोर्ट के अनुसार आधे रेंजलैंड्स नष्ट हो चुके हैं विश्व के। इंडोनेशिया के बाली में 10वें विश्व जल मंच वर्ल्ड वाटर फोरम का आरंभ हुआ। इसकी थीम क्या रखी गई है? वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। कर्नाटक में सरकारी अनुबंध नौकरियों में, जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स होती हैं, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, 20 से अधिक जहां पर कर्मचारी होंगे और 45 दिन से अधिक जो काम होगा उसी पर यह नियम लागू होगा। काम्या कार्तिकेयन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई हैं। ठीक है, अपने पिता नौसेना कमांडर एस कार्तिकेयन के साथ ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। तो इन्होंने अर्जुन वाजपेयी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, वो भी 16 वर्ष 11 महीने कुछ दिन के थे। इन्होंने उनसे भी कम उम्र में काम्या कार्तिकेयन ने उपलब्धि हासिल कर ली। तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल से 99.50% अपशिष्ट डायवर्जन हासिल किया। इसके साथ ही जीरो वेस्ट टू लैंडफिल दर्जा पाने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया है। यह दर्जा भारतीय उद्योग परिसंघ CII उत्कृष्टता केंद्र के द्वारा दिया गया। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISA का 99वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। अटाकामा वेधशाला, जो कि टोक्यो विश्वविद्यालय द्वारा चिली के एंटोफगास्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है, जिसका उद्घाटन हाल ही में टोक्यो विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। ज्योति अत्रे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज, 55 वर्ष में एवरेस्ट फतह किया इन्होंने। इस तरह से सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बन गई हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारतीय संगीता बहल, जो कि 53 वर्षीय थी, इनका रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। 2018 में संगीता बहल चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पे। फिलिस्तीन को 3 यूरोपीय देशों नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने राष्ट्र स्टेट का दर्जा दे दिया है। श्रीनिवास, ये किन किन देशों ने पूछेगा तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने। श्रीनिवास R कुलकर्णी भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इनको खगोल विज्ञान का प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार दिया गया है। कामी रीता शेरपा नेपाली पर्वतारोही हैं। रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई इन्होंने कर ली है। कुछ दिन पहले इन्होंने 29वीं बार चढ़ाई की थी। 30वीं बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई कर दी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय वर्ष 2010 के बाद जारी पश्चिम बंगाल के सभी OBC प्रमाण पत्र हाई कोर्ट ने रद्द कर दिए हैं। राज्य पूछ सकता है, याद रखिएगा। 25 मई को 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक मुक्त दिवस, विश्व थायराइड दिवस, और वर्ष 2024 से कुछ ही दिन पहले हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी। तो वर्ष 2024 से विश्व फुटबॉल दिवस भी, जो कि 100वीं वर्षगांठ है, विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप जो ओलंपिक में खेला गया था उसकी, तो विश्व फुटबॉल दिवस वर्ष 2024 से मनाया जाएगा 25 मई।
17वां आईपीएल 2024 खिताब कोलकाता ने फाइनल में हैदराबाद सनराइजर हैदराबाद को हराकर तीसरी बार ये ट्रॉफी जीत ली है। इसके पहले 2012 और 2014 में इसने ट्रॉफी जीती थी। तो कुल 10 वर्ष बाद कोलकाता ट्रॉफी जीतने में सफल रही। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा? सुनील नारायण। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच मिचेल स्टार्क रहे। पर्पल और सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी भी मिचेल स्टार्क थे। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच भी वही रहे। पैसा वसूल इनका परफॉर्मेंस कह सकते हैं। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट का हर्षल पटेल ने जीता। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन किसने बनाए? विराट कोहली ने बनाए। स्थान कहां पर खेला गया फाइनल? तो चेपक स्टेडियम चेन्नई में खेला गया। रेमल जिसका अर्थ होता है रेत, जो कि ओमान द्वारा दिया गया नाम है, बंगाल की खाड़ी में वर्तमान में आ रहा चक्रवात है जिससे बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि तटीय राज्य प्रभावित होंगे। पायल कपाड़िया कांस फिल्म महोत्सव जो कि फ्रांस में आयोजित होते हैं में ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म के लिए इन्होंने ग्रांड प्रिक्स जीत लिया और ग्रांड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बन गई हैं पायल कपाड़िया। मुनीब अमन भट्ट भारतीय तकनीकी विशेषज्ञ हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। इनको नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है, मुनीब अमन भट्ट को। आरती नोएडा उत्तर प्रदेश में 18 वर्षीय ई रिक्शा चालक महिला हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यूनाइटेड किंगडम में अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण वुमेन एम्पावरमेंट पुरस्कार इन्होंने जीता है। अनसुया सेन गुप्ता भारतीय अभिनेत्री हैं, कोलकाता की रहने वाली हैं। द शेमलेस जो कि एक बुल्गारियाई निर्देशक की हिंदी फिल्म है, इसके लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में अनसर्टन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता, बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीता। इस श्रेणी में पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। 77वां कांस फिल्म महोत्सव यह आयोजित हो रहा है जिसका हम अंत में जिक्र करेंगे किसने किसने क्या क्या पुरस्कार जीता। अल्लाह माए हलीना चाड के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। चाड के राष्ट्रपति कौन है? कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, तो इदरीस डेबी चाड के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अल्लाह माए हलीना को नियुक्त किया। नेवादा अमेरिका में स्थित है। अमेरिका के द्वारा यहाँ पर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण हाल ही में किया गया है। नोट पेन विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है जिसको नोट पेन नाम दिया गया है। सौरभ एच मेहता के द्वारा इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया। विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन है। आपको पता है कि आप ही न जाने कितनी पेन जो फाउंटेन पेन या फिर डॉट पेन है, रिफिल तो अब लोग लेते नहीं, अमूमन पैसे ज़्यादा हो गए हैं लोगों के पास। पहले रिफिल लेते थे लोग, स्याही वगैरह भरा करते थे, अब वो स्थिति नहीं है। अब पैसे लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में हो चुके हैं तो बहुत सारे पेन लोग फेंक देते हैं, तो जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो नोट पेन नामक विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया गया है जिसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सौरभ एच मेहता ने इस पेन का निर्माण किया है। ब्राजील 2027 महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी इसको मिल गई है जो कि 10वां फीफा फुटबॉल विश्व कप महिलाओं का होगा। आपको बता दें कि 2023 में जो 9वां फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड 2 देशों में ये मैच हुआ था। विजेता कौन रहा था? स्पेन, जिसने इंग्लैंड को हरा करके महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता था। गुवाहाटी असम में स्थित है। केंद्रीय कानून मंत्रालय के द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ, इंडियाज प्रोग्रेसिव पाथ इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विषय पर एक सम्मेलन आयोजित हुआ। आपको बता दें कि 3 नए आपराधिक जो कानून हैं, आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी में जो अभी चेंजेस हुए हैं, जो उनको हटाकर नए कानून आए हैं, 1 जुलाई 2024 से ये लागू होंगे।
एलोर्डा कप 2024 जो कि तीसरा एलोर्डा कप था, किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुआ। निकहत जरीन और मीनाक्षी दोनों भारतीय हैं। क्रमशः 52 केजी और 48 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। भारत ने इस टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 8 कांस्य, कुल मिलाकर के 12 पदक जीते। ईगा स्वियाटेक टेनिस खिलाड़ी हैं, पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी। इन्होंने तीसरा इटालियन ओपन खिताब जीत लिया है आर्यना सबालेंका को हराकर। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 आयोजित हुई। पेरिस ओलंपिक का क्वालिफायर भी इसको कहा गया। 16 देशों ने इसमें भाग लिया। भारत ने इसमें 3 पदक जीते, 1 स्वर्ण और 2 रजत। भारत से मिश्रित टीम ने स्वर्ण पदक जीता, पुरुष टीम ने रजत पदक जीता, महिला टीम ने रजत पदक जीता। उजानी बांध जो हाल ही में चर्चा में रहा क्योंकि नाव पलटने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र में भीमा नदी पर यह बांध स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। देहरादून में इसका मुख्यालय है। हाल ही में एक रिपोर्ट इसने प्रस्तुत की जिसके अनुसार गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन पाए जाते हैं। सर्वाधिक डॉल्फिन अगर किसी प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में है। इनकी संख्या अकेले उत्तर प्रदेश में 2000 से अधिक है। ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। फ्रांस की ये मिसाइल है जिसका फ्रांस के द्वारा हाल ही में सफल परीक्षण किया गया है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 27 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाई जाती है। 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से नई दिल्ली में। 28 मई को विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे के रूप में। वर्ष 2014 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। इसकी थीम जो है इस बार #पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड। ड्रोन वाल कहाँ से संबंधित है? तो 6 नाटो सीमावर्ती राष्ट्रों ने रूस के विरुद्ध हाल ही में ड्रोन दीवार बनाने की योजना बनाई। ये 6 देश कौन कौन से हैं? फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। प्री फायर क्या है? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। जलवायु परिवर्तन की निगरानी व उसे कम करने के लिए नासा का उपग्रह मिशन है जिसका नाम है प्री फायर। किसका मिशन है? नासा का। पाकिस्तान में हाल ही में पोलियो की तीसरी घटना देखी गई। तो पोलियो का वर्ष 2024 में तीसरा मामला सामने आया। पोलियो के खिलाफ लड़ने में एक झटका इसको माना जा रहा है। माइथसोन बांध परियोजना आये वादी नदी जो कि उत्तरी काचिन प्रांत म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में चीन की मदद से इसको पुनः प्रारंभ किया गया है। 2011 में पब्लिक के विरोध के कारण पर्यावरणीय कारणों से इसको रोक दिया गया था। नेशनल डेजर्ट पार्क जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। वार्षिक जलकुंड सर्वेक्षण हाल ही में आयोजित हुआ यहाँ पे। इसके अनुसार वर्तमान में यहाँ पर 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखे गए। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि राजस्थान का राष्ट्रीय राजकीय पक्षी भी है। वर्ष 2022 में इनकी संख्या यहाँ पर 42 थी। अभी हाल ही में 64 इनकी संख्या पाई गई है। ग्लीसे 12b ये क्या है? तो पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। नासा के TESS व अन्य दूरबीनों के द्वारा इसकी खोज हाल ही में की गई है। ठीक है, बाह्य ग्रह है, ये पृथ्वी के आकार का है, इसलिए हाल ही में चर्चा में आया। विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष भगवान शिव का ही पर्यायवाची है। तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। इसको लक्कन दंडेस द्वारा निर्मित किया गया था। प्रौढ़देव राय के काल में इसका निर्माण हुआ था। 7वीं सदी का द्रविड़ मंदिर है और भव्य मंदिर है। इसकी चर्चा हाल ही में क्यों रही? क्योंकि हाल ही में भारी बारिश से इसका एक हिस्सा ढह गया था।
ताप सूचकांक हीट इंडेक्स IMD भारतीय मौसम विभाग द्वारा तापमान, केवल तापमान के आधार पर नहीं अपितु तापमान और आर्द्रता दोनों के आधार पर यह जारी किया जाता है। उदाहरणतः जैसे दिल्ली में पारा 41 डिग्री सेल्सियस अर्थात ताप 41 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उच्च आर्द्रता को अगर मिला लिया जाए तो वहाँ का हीट इंडेक्स 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक कि 53 तक चला गया था हाल ही में। तो हीट इंडेक्स केवल तापमान पर निर्भर न होकर आर्द्रता पर निर्भर करता है। बार बार कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। हीट इंडेक्स के लिए जो प्रयुक्त रंग कोड हैं जो IMD के द्वारा प्रयोग किए जाते हैं, हरा रंग जब हीट इंडेक्स 35 डिग्री सेल्सियस से कम रहे, पीला रंग जब हीट इंडेक्स 36 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहे, नारंगी रंग जब हीट इंडेक्स 46 से 55 डिग्री सेल्सियस रहे और लाल रंग जब हीट इंडेक्स 55 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाए। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 11वां संस्करण जापान के कोबे शहर में आयोजित हुआ। पहली बार है जब पूर्वी एशिया में यह चैंपियनशिप आयोजित हुआ। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा, 33 स्वर्ण सहित कुल 87 पदक चीन जीते। दूसरे स्थान पर ब्राज़ील रहा, 19 स्वर्ण सहित 42 पदक ब्राज़ील ने जीते। फिर तटस्थ पैरालंपिक एथलीट ने 8 स्वर्ण पदकों सहित कुल 38 पदक जीते। तटस्थ पैरालंपिक एथलीट में वो सभी एथलीट आते हैं जिन कंट्रीज़ को बैन कर दिया गया होता है। ये ओलंपिक कमेटी जो है उसके बैनर तले भाग लेते हैं। तो तटस्थ पैरालंपिक एथलीट ये तीसरे स्थान पर है। हालांकि अगर देशों में देखें तो तीसरे स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा, 7 स्वर्ण सहित कुल 13 पदक जीते। चौथे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम रहा जिसने 7 स्वर्ण सहित कुल 12 पदक जीते। 5वें स्थान पर USA रहा जिसने 6 स्वर्ण सहित कुल 24 पदक जीते। वहीं छठे स्थान पे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अभी तक का, 6 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक भारत ने जीते। भारत से जो स्वर्ण पद विजेता रहे, दीप्ति जीवांजी महिला वर्ग में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ में जीता, सचिन शॉट पुट में जीते, सुमित अंतिल भाला फेंक में जीते, थांगवेलु मरियप्पन ऊंची कूद में, एकता बेन क्लब थ्रो में और सिमरन शर्मा 200 मीटर दौड़ में। तो भारत से ये स्वर्ण पदक विजेता रहे 6 लोग, जिनके नाम आप याद रखिएगा किस खेल से संबंधित हैं। भारत ने 2017 में 34 पदक जीते थे, 2019 में 24 पदक जीते थे, 2023 वाले संस्करण में 19 पदक जीते थे। भारत जो है 2017 में 34वें रैंक पे था, 2019 में 24वें रैंक पे था और 2023 में 19वीं रैंक पर था। तो भारत ने बहुत ऊंची छलांग लगाई है इस बार, डायरेक्ट 6ठे स्थान पर आ गया है 19वें स्थान पे। लास्ट संस्करण में भारत 19वें पायदान पे था, इस संस्करण में भारत 6ठे पायदान पे है, जो कि एक बड़ी छलांग है रैंकिंग में। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 29 मई 1953 को नेपाली भारतीय शेरपा तेंजिंग नॉर्गे व एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, पहली बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता इन्होंने प्राप्त की थी। 30 मई को दोस्तों हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 30 मई 1826 को कलकत्ता से पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था, जिसको कानपुर के रहने वाले पंडित जुगल किशोर के द्वारा शुरू किया गया था। आपको बता दें बहुत कम समय तक, लगभग 57-58 दिन तक ही ये समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसका ऐतिहासिक योगदान बहुत ज़्यादा है। कानपुर के थे ये पंडित जुगल किशोर, बाद में कलकत्ता ये चले गए थे, वहीं पर ये रहने लगे थे और वहीं से इस समाचार पत्र का इन्होंने प्रकाशन और संपादन दोनों किया था। सत्यदेव गुप्ता एक ही मौसम में माउंट एवरेस्ट तथा माउंट लोस्से पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, पहले व्यक्ति भी बन गए हैं सबसे कम समयांतराल में इन दोनों शिखरों पर चढ़ने वाले। प्रवाह पोर्टल RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लॉन्च किया गया। तो पूछेगा डायरेक्ट प्रवाह पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया, तो RBI ने लॉन्च किया। यह नियामक आवेदन, सत्यापन व प्राधिकरण देने का एक मंच है। मेजर राधिका सेन भारतीय महिला शांति सैनिक हैं, कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में ये तैनात हैं। वर्ष 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड इनको दिया गया है। पूर्णिमा श्रेष्ठ नेपाली पर्वतारोही हैं, 13 दिनों में 3 बार एवरेस्ट फतह करने वाली पहली महिला बन गई हैं पूर्णिमा श्रेष्ठ।
28 मई को विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे के रूप में मनाया जाता है। द हंगर प्रोजेक्ट के द्वारा वर्ष 2011 में इसकी शुरुआत हुई। द हंगर प्रोजेक्ट संयुक्त राज्य अमेरिका का एक एनजीओ है। इस बार की जो थीम रखी गई है, थ्राइविंग मदर्स थ्राइविंग वर्ल्ड, संपन्न माताएं संपन्न विश्व। यहाँ पर ऐड करके हम आप लोगों को देंगे, ठीक है। संपन्न माताएं संपन्न विश्व इस बार की जो थीम है। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1958 में दिया गया था। भूख को उन्होंने एक महत्वपूर्ण कारण बताया था, वैश्विक एक समस्या बताया था भूख को इन्होंने, ठीक है। तो भूख पर काफ़ी काम किया था इन्होंने। अमर्त्य सेन इसलिए यहाँ पर आ गए हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इनको 1998 में दिया गया था। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस वर्ल्ड नो टोबैको डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 1987 से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। 2024 की जो थीम है वो है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना। भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में आरंभ की गई थी। ध्यान रखिएगा, भारत में तंबाकू की खेती पुर्तगालियों के द्वारा 1605 ईस्वी में आरंभ की गई थी। आईआईटी बॉम्बे, इसने टाटा कंसल्टेंट सर्विसेज के साथ, कंसल्टेंसी सर्विसेज है टीसीएस के साथ मिलकर भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया। किसने? आईआईटी बॉम्बे ने भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर विकसित किया। बाहर बहुत आवाज़ हो रही है, आप लोगों को हो सकता है डिस्टर्बेंस होती हो, लेकिन आप लोग पीडीएफ बार बार पढ़ लीजिएगा वीडियो सुनने के बाद। वन पर्सन वन फाइल कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है? तो ये चीन का डिजिटल पहचान कार्यक्रम है। एआई आधारित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कार्यक्रम है। प्रत्येक नागरिक को वहाँ पर एक डिजिटल पहचान प्रदान की जाएगी इसके माध्यम से। दीपा कर्माकर एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 जो कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में आयोजित हुए, यहाँ पर स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्ट बन गई हैं। हालांकि ऑलराउंड जो रैंकिंग रही उसमें 16वें स्थान पर रही है। इस तरीके से पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा ये प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन इतिहास इन्होंने रच दिया। पहली भारतीय बन गई हैं जिम्नास्ट एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली। रुद्रम सेकंड ये क्या है? तो डीआरडीओ द्वारा विकसित हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। वायुसेना के द्वारा इसका हाल ही में सफल परीक्षण किया गया। ये जो रुद्रम है सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। रुद्रम जो प्रथम थी वो सुपरसोनिक थी, रुद्रम सेकंड जो है ये हाइपरसोनिक संस्करण है इसका। रुद्रम 3 को और ज़्यादा तीव्र बनाया जाएगा। भारत द्वारा बनाया गया पहला एंटी रेडिएशन हथियार भी है, ये विकिरण के विरुद्ध काम करने वाला हथियार है। यह किसी भी वार को जो हवा से किया जा रहा हो, चाहे रडार हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे वायु हमला हो, इसको विफल करने में सक्षम है। डीआरडीओ ने इसको आईएएफ इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से तैयार किया है। रुद्रम 1 सुपरसोनिक था, रुद्रम 2 हाइपरसोनिक था। हमने आपको बताया कि सबसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि ध्वनि की गति कितनी होती है। ध्वनि की गति होती है 1 मैक या मैक 1 जिसको बोलते हैं, मैक 1, जिसकी वैल्यू होती है 330 मीटर प्रति सेकंड, अर्थात 1 सेकंड में 330 मीटर तक अगर कोई पिंड जा रहा है तो वो ध्वनि की गति से या सबसोनिक कहा जाएगा, ध्वनि की गति से गमन करता हुआ कहा जाएगा। यही अगर M1 से अधिक हो जाए और M5 तक 5 गुनी स्पीड तक हो जाए तो इसको हम कहेंगे, M1 से M5 के बीच अगर रहे तो उसको हम सुपरसोनिक कहेंगे, और M5 से अधिक अगर गति हो जाए तो उसको हम हाइपरसोनिक कहेंगे। ठीक, तो ये हाइपरसोनिक है रुद्रम सेकंड जो है, ठीक है, जिसका हाल ही में आईएएफ के द्वारा, वायुसेना के द्वारा सफल परीक्षण किया गया। गीतानास नौसेदा लिथुआनिया के पुनः राष्ट्रपति ये बन गए हैं। तेलंगाना ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस राज्य ने पूछेगा तो तेलंगाना ने। कैंपी फ्लेग्रेई इटली में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, नेपल्स के पास ये स्थित है। 1/3 हिस्सा टेरेनियन सी के भीतर इसका रहता है। शक्तिशाली भूकंप के कारण यह हाल ही में चर्चा में आया है।
कबाक यानो भारतीय क्रिकेटर और पर्वतारोही हैं। अरुणाचल प्रदेश, ये महिला है, ध्यान रखिए, महिला भारतीय क्रिकेटर हैं, पर्वतारोही हैं। अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े जाति समूह निशी से ये संबंधित हैं। तो निशी समूह कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, सबसे बड़ा जनजाति समूह है निशी, अरुणाचल प्रदेश का। हाल ही में कबाक यानों ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। जीरो डेब्रिस चार्टर, शून्य मलबा चार्टर किस संस्था से संबंधित है? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी या यूरोपियन यूनियन अंतरिक्ष परिषद से संबंधित यह चार्टर है, जिस पर 12 देशों ने हाल ही में हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक अंतरिक्ष मलबा खत्म करना है। जीरो डेविस चार्टर की शुरुआत नवंबर 2023 में की गई थी। विजयपुर मध्य प्रदेश में स्थित स्थान है जहां पर गेल के द्वारा अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, जो कि 10 मेगावाट क्षमता का है, उसको लॉन्च किया गया। माउंट मुगालो पपुआ न्यूगिनी में स्थित यह माउंट है, यह पर्वत है। हाल ही में यहाँ पर भूस्खलन के कारण 2000 से ज़्यादा लोग दब गए, जिसके कारण ये चर्चा में आया है। तो ये थी मंथली करंट अफेयर्स। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उसको ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे प्रतिज्ञा बैच, जो प्रीलिम्स के लिए पीसीएस और आरओ के लिए कार्यक्रम चल रहा है, उसमें जुड़ सकते हैं, जहां पे टेस्ट के साथ सारी वीडियोस, सारे पीडीएफ और गाइडेंस, डिस्कशन, क्विज, बहुत सारी चीज़ें लिमिटेड वे में और बहुत कम समय में आपका तैयार कराया जाता है। इसके अलावा समाधान बैच, जो 600 प्रश्नों का हमारा बैच है मुख्य परीक्षा के लिए, पीसीएस के लिए, वो ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल जो जीएस 5 और 6 पेपर जुड़ा है, उसके लिए आप अलग से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आरओ प्रीलिम्स मेंस के लिए जुड़ सकते हैं। नंबर 7905901018 है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।